जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शफाफ होती है कि रेत के जर्रे भी नजर आ जाते हैं। दूसरे 1000 मशलों ने वहां सहरा की रात को दिन बना दिया था। बॉडीगार्ड्स का हुजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़े थे। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैठने के लिए जो मसनद रखी गई थी वो किसी भी बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। उसके दाएं बाएं बड़े रुतबों के मेहमानों की नशिस्तें थीं। इस वसीओ अरीस तमाशागाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए निहायत खूबसूरत खैमे नस्ब थे। उनसे हटकर एक बड़ा खैमा सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नस्ब किया गया था, जहां उसे रात बसर करनी थी। अली बिन सफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहां जाकर उस खैमे के इर्द गिर्द मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था, नाजी ज़कोई को आखिरी हिदायत दे रहा था। उस शाम ज़कोई का हुस्न कुछ ज्यादा ही निखर आया था। उसके जिस्म से ऐसे इत्र की भीनी भीनी बू उठ रही थी जिसमें सहर का तासुर था। उसने बाल उरियां कंधों पर फैला दिए थे। सफेद कंधों पर स्याही मायल भूरे बाल जाहिदों की नजरों को गिरफ्तार करते थे। उसका लिबास इस कदर बारीक था कि उसके जिस्म के तमाम नशेब व फराज साफ नजर आते थे। उसके होंठों पर कुदरती तबस्सुम अध खुली कली की मानंद था। नाजी ने उसे सर से पांव तक देखा और कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुस्न का शायद असर न हो, अपनी जबान इस्तेमाल करना। वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और ये भी न भूलना कि उसके पास जाकर उसकी लौंडी न बन जाना, अंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है, मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम इस पत्थर को पानी में तब्दील कर दोगी। इसी सरजमीन में क्लियोपेत्रा ने सीजर जैसे मर्द आहन को अपने हुस्न जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। क्लियोपेत्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिए वो क्लियोपेत्रा की चालें थीं। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। ज़कोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और क्लियोपेत्रा को हसीन नागन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गुरूब हो गया तो मशलें जल उठी। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार आ गया। उसके दाएं बाएं आगे और पीछे उसके उन मुहाफिजों के घोड़े थे जो अली बिन सफियान ने मुंतखब किए थे। इसी दस्ते में से उसने 10 मुहाफिज शाम से पहले ही यहाँ लाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे के गिर्द खड़े कर दिए थे। साजों ने दफ की आवाज पर इस्तकबालिया धुन बजाई और सहरा अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, आपके जान निसार, अजमत इस्लाम के पासबान, आपको बसर व चश्म खुशामदीद कहते हैं। उनकी बेताबियां और बेकरारियां देखिए, आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामद के उसे जितने अल्फाज याद आए उसने कह डाले। जो ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी शाहाना नशिस्त पर बैठा, सरपट दौड़ते घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। घोड़े जब मशलों की रोशनी में आए तो सबने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से दौड़े आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था। उनके पास हथियार नहीं थे। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फरीकों के सवार रिकाबों में पांव जमाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने लगामें एक एक हाथ में कर ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों अतराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझ गईं। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े से गिराने की कोशिश की। जब घोड़े आगे निकल गए तो 2 सवार जो घोड़ों से गिर पड़े थे रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार को एक बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा लिया था और उसे अपने घोड़े पर डालकर ले जा रहा था। हुजूम ने इस कदर शोर बपा किया कि अपनी आवाज अपने आप को भी सुनाई न देती थी। ये सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों तरफ से 4-4 और घोड़े आए और इसी तरह मुकाबला हुआ। इस तरह 8 मुकाबले हुए और उसके बाद शुतर सवार आए। फिर घोड़ा सवारों और शुतर सवारों ने सवारी के मुताद्दिद करतब दिखाए। उसके बाद तेगजनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुजाहिरे हुए जिनमें कई एक सिपाही जख्मी हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी शजात और बेखौफी के इन मुजाहिरों और मुकाबलों में जज्ब होकर रह गया था।
اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں صرف اسی فوج سے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو وہ پہلے دے چکا تھا۔ اس نے کہا، اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبکدوش کرنے کے بجائے سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں سے یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اسے ناجی کی اس درخواست سے ہی مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کمانڈر شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری، شاہ سواری اور تیغ زنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں تو یہ فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری اترتی تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزوں، بلا نوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا چنا گیا تھا اور ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کی سالم رانیں اور ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور سراہیاں رکھ دی گئیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے، غٹاغٹ شراب چڑھانے لگے اور مارکا آرائی ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کیے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدان جنگ میں یہ جس جانبازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیا رنگ و بو سے پورا لطف اٹھا لیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کردار بھی نہیں۔ اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے اور مال غنیمت لوٹیں گے اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گے۔ علی بن سفیان نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے مختلف خطوں سے جو فوج تیار کی ہے انہیں ناجی کے اس 50,000 سوڈانی لشکر میں مدغم کر دیا جائے۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل لیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ دوسروں کے دلوں کا راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے کئی اور مشعلیں روشن ہو گئیں۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پرسوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھیں جس میں ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس نہایت باریک چغا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آتے تھے جس کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں فضا میں تیرتی آ رہی ہوں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسری سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھی۔ ان کے مرمری بازو اریاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آ رہے تھے، وہ ہوا کی لہروں کی مانند آ رہی تھی۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئیں۔ صلاح الدین ایوبی کی طرف سے منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکی، سب کے بال سر کے شانوں پر آ گئے۔ سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں طلسم پیدا کر دیا۔ 2 سیاہ فام دیو ہیکل حبشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کھالیں تھیں، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے نظر آئے اور ٹوکرا لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔
साज सपेरों की बीन की धुन बजाने लगे। हबशी मस्त सांडों की तरह फुनकारते गायब हो गए। टोकरे में से एक बहुत बड़ी कली ऊपर को उठी और फूल की तरह खिल गई। इस फूल में से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ और फिर वो ऊपर को उठने लगी। यूं लगता था जैसे सुर्ख बादलों में से चांद निकल रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। उसकी मुस्कुराहट भी अर्जी नहीं थी। उसके बालों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की चमक नहीं लगती थी। और जब लड़की ने फूल की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो उसके जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मशहूर कर दिया। अली बिन सफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर उसके कान में कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम ज़कोई है। इसे मैंने आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। ये पेशावर रक्कासा नहीं और ये इस्मत फरोश भी नहीं। रक्स से इसे प्यार है। शौकिया नाचती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूँ, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्तेफाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया था तो इस लड़की ने इस्तदा की कि सुना है सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र बनकर आए हैं। खुदा के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं उस अजीम हस्ती के कदमों में रख दूं। काबिल सद एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स व सुरूर की इजाज़त इसीलिए मांगी थी कि इस लड़की को मैं आपके हुजूर पेश करना चाहता था। आपने इसे बताया था कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रक्स और उरियानी की हालत में नहीं देख सकता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं। नाजी ने खिसियाना होकर जवाब दिया, आली मकाम, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र को रक्स पसंद नहीं, लेकिन ये कहती थी कि मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक्स में दावत गुनाह नहीं। ये एक बाइस्मत लड़की का रक्स होगा। मैं अय्यूबी के हुजूर अपना जिस्म नहीं अपना फन पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो अय्यूबी की जान की हिफाजत के लिए उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। इस लड़की को अपने पास बुलाकर इसे खिराज तहसीन पेश करूं कि तुम अपने जिस्म को हजारों मर्दों के सामने उरियां करके बहुत अच्छा नाचती हो। इसे इस पर शाबाश कहूं कि इसने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने कहा, मैं इसे इस वादे पर यहाँ लाया हूँ कि आप इसे शर्फ बारियाबी बख्शें। ये बड़ी दूर से इसी उम्मीद पर आई है। जरा देखिए इसे, इसके रक्स में पेशावराना तासुर नहीं, खुद सुपुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नजरों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से, अकीदत से, मखमूर निगाहों से आपकी इबादत कर रही है। आप इसे अपने खैमे में आने की इजाजत दे दें, थोड़ी सी देर के लिए। इसे मुस्तकबिल की वो माँ समझें जिसकी कोख से इस्लाम की पासबानी के लिए जांबाज जन्म लेंगे। ये अपने बच्चों को बड़े फख्र से बताया करेगी कि मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से तन्हाई में बातें करने का शर्फ हासिल किया है। नाजी ने निहायत पुर असर अल्फाज और जज्बाती लबो लहजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी से मनवा लिया कि ये लड़की जिसे उसने एक बुर्दा फरोश से खरीदा था, शरीफ बाप की बाइस्मत बेटी है। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहलवा लिया कि अच्छा इसे मेरे खैमे में भेज देना। ज़कोई निहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखकर मुस्कुराती थी। बाकी लड़कियां उसके गिर्द तितलियों की तरह जैसे उड़ रही हों। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। मशलों की रोशनी में कभी तो यूं लगता था जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जल परियां तैर रही हों। चांदनी का अपना एक तासुर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुताल्लिक कोई नहीं बता सकता था कि वो गुमसुम बैठा क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा बर्पा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वज्द तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बेहद मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।